नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है राजेंद्र जी ने। राजेंद्र जी, आपने बताया कि आपकी मदर की उम्र है 70 ईयर्स की और उन्हें मेडिकल और दूसरे खर्चों के लिए 30,000 पर मंथ की ज़रूरत है। आपने कहा है कि आप 40 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में और जानना चाहते हैं कि कौन से फंड्स में करना चाहिए। तो मैं एक बात बता दूं आपको, 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करके यदि आप मंथली 30,000 रुपये चाह रहे हैं, यानी कि 0.75% एवरी मंथ आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, इसका मतलब इफ़ेक्टिवली ये 9% से भी ज़्यादा होता है। अब यदि आप किसी भी फंड में करेंगे, मैं यदि आपको ये कहूँ कि आप डेट ओरिएंटेड फंड्स में कीजिए जहाँ पर मार्केट के उतार चढ़ाव का जोखिम कम है, तो आपको वहाँ पर इस तरह के रिटर्न्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि आप इक्विटी या इक्विटी हाइब्रिड फंड्स में आप कीजिए तो ऐसे में रिस्क बढ़ जाएगा। तो मेरी राय ये है कि आपको क्या करना चाहिए, इसमें से कुछ पैसे आप सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम, जो कि सरकारी स्कीम है, उसमें आप करें और वहाँ से आप अपने जो मंथली रिक्वायरमेंट है उसके लिए कुछ व्यवस्था करें। दूसरी बात, हालांकि वहाँ पर भी 8.20% सालाना इंटरेस्ट मिलता है पेड क्वार्टरली, तो आपको इतना तो नहीं मिल पाएगा जितनी ज़रूरत है। उसके अलावा थोड़ा पैसा आप फिक्स डिपॉजिट में या फिर म्यूचुअल फंड में, एक कैटेगरी होती है लिक्विड फंड या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, वहाँ पर कर लें और वहाँ से आप पैसा विड्रॉ करते रहें। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या लिक्विड फंड से जो पैसा विड्रॉ करेंगे, थोड़े समय में हो सकता है वो पूरा पैसा जीरो हो जाए, क्योंकि आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं बल्कि उतना वो बढ़ नहीं रहा है, तो कैपिटल होगी वो भी विड्रॉ होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए 40 लाख रुपए हैं, उसमें से आपने 20 लाख इस तरह से इन्वेस्ट कर डाले। 20 में से आपने मान लीजिए कि आप 5 लाख रुपए लिक्विड फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में करें और 15 लाख जो है वो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कर लें। उसके बाद में जो बाकी 15 लाख रुपए 20 लाख आपके बचते हैं, 40 में से 20 का मैंने बताया पहले आपको, 20 लाख जो बचे उन्हें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें लंबे समय के लिए। तो आप, और वो भी हाइब्रिड फंड्स में, आप बैलेंस एडवांटेज फंड में या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद 5 साल तक आप इन्वेस्टेड रहें और 5 साल के बाद आप वहाँ से विड्रॉ करना शुरू करें। तो पहले 5 साल का जो इंतजाम है वो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और साथ ही जो डेट ओरिएंटेड फंड्स मैंने बताए उनमें से आप कर लें और फिर जब पैसा बढ़ जाए तब वहाँ से आप SWP शुरू करें। तो जो बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, जहाँ से आप आगे चलकर 5 साल के बाद में विड्रॉ करेंगे, उसके लिए ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड, ये कंसिडर किए जा सकते हैं। और यदि आप डेट ओरिएंटेड फंड्स में इस वक्त पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप SBI शॉर्ट टर्म फंड या ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड को कंसिडर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है समीर घोष ने। समीर जी, आपने बताया कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 साल के लिए और ऑलरेडी आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर लिया है, FDs में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और आपकी उम्र है 60 साल की और SBI ब्लू चिप फंड जो कि लार्ज कैप फंड है वहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में किया है, क्वांट स्मॉल कैप फंड में किया हुआ है और अब आप कह रहे हैं कि आप ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप इस फंड में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है और एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का एलोकेशन इक्विटी में मिनिमम 65% रहता है। तो क्योंकि आपका नज़रिया सिर्फ 5 साल का है, तो मैं कहूँगा कि आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही दिन पूरा पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय यदि आप थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में करेंगे तो बेहतर होगा। मार्केट में तेज़ी भी है, लेकिन यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो ऐसे में यदि आप इसे इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो ये थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन बिल्कुल आप इस फंड में कर सकते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट मिनिमम 65% इक्विटी में रहेगा, तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि इस फंड में उतार चढ़ाव का जोखिम बना रहेगा। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मेहुल जी ने।
मेहुल जी आपने बताया है कि आप कर रहे हैं SIP, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5000, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 5000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड में 5000, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 5000, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5000, 10 ईयर्स के लिए टारगेट है आपका 1 करोड़ और स्टेप अप आप करना चाहते हैं। तो पहली बात तो यदि आपका नज़रिया 10 साल का है तो बैलेंस एडवांटेज फंड को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के साथ, क्योंकि जो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है ये एक हाइब्रिड फंड है। हालांकि काफ़ी अग्रेसिव है इसका पोर्टफोलियो, लेकिन फिर भी यदि 10 साल का नज़रिया है तो आप एक वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास में कोई इंटरनेशनल फंड नहीं है। हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए थोड़ा एक्सपोजर आपको मिल रहा है इंटरनेशनल इक्विटीज़ का, फिर भी मैं कहूँगा कि आप एक इंटरनेशनल फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बाकी आपके पास में फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, बैलेंस एडवांटेज फंड और मिड कैप में आपके पास इंडेक्स फंड है। तो आपके पास में सभी तरह के मार्केट सेगमेंट्स का एक्सपोजर है और जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल फंड आप एक ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 1 करोड़ का जो टारगेट है वो 10 साल में पूरा होगा कि नहीं होगा। हम कैलकुलेट कर लेते हैं 12% के CAGR पर और देखते हैं कितना पैसा बन पाता है। तो आप क्योंकि 25,000 रुपीज़ पर मंथ के SIP कर रहे हैं और आपने कहा है कि 10% से स्टेप अप करेंगे, तो इस तरह से 10 ईयर्स में करीब 82 लाख के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि 1 करोड़ रुपए की हम उम्मीद करें, इसका मतलब यहाँ पर 17% का CAGR अचीव होना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी सलाह ये है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। यदि आप 25,000 की SIP को बढ़ाकर 30,000 कर देते हैं अभी और फिर 10% से स्टेप अप करते हैं तो 12% के CAGR पर लगभग 1 करोड़ रुपया 10 ईयर्स में इकट्ठा हो सकता है। और यदि अमाउंट को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है तो फिर समय के साथ आप 10% नहीं बल्कि जब जब हो सके उससे भी ज़्यादा आप बढ़ाते रहें। और तीसरा तरीका यह है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसका थोड़ा सा आप और बढ़ाएं, तब ये मुमकिन हो पाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राजीव डेका जी ने आसाम से। आपने बताया कि आप 31 ईयर्स के हैं और आपने कुछ फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्वांट एक्टिव जो कि एक मल्टी कैप फंड है उसमें 2000 की SIP, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2000, ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 में 1500, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में 1500, एक्सिस क्वांट फंड में 1500, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में 2000, कैनरा स्मॉल कैप फंड में 1500, टाटा स्मॉल कैप फंड में 1500, HDFC रिटायरमेंट फंड में 2000, पराग पारिक ELSS में 1000 और आपने कहा है कि 60 साल की उम्र तक आप इन्वेस्ट करेंगे। 31 के हैं आप, तो आपका नज़रिया काफ़ी लंबा है। पिछले 1.5 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 30 साल से भी अधिक का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। 3.40 लाख आपने इन्वेस्ट किया जिसकी वैल्यू हो गई है 4.20 लाख और 25% का CAGR आपको मिला है। और आपने कहा है कि आप स्टेप अप भी करेंगे 10% से और 15 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का आपका लक्ष्य है रिटायरमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपको बधाई कि आपको अच्छा रिटर्न मिला है आपके इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 1-1.5 साल के रिटर्न्स देखकर हम लंबी अवधि में ऐसे रिटर्न्स की कल्पना नहीं कर सकते या फिर ऐसे रिटर्न्स पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ स्मॉल कैप फंड्स ने लास्ट 1 ईयर में 50% का रिटर्न डिलीवर किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि मैं अगले 10, 20, 30 साल के लिए कैलकुलेट करूं तो वहां पर 50% के CAGR पर कैलकुलेट करूं, तो मैं जब भी इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करके ये अनुमान लगाने की कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में कितना पैसा बनेगा, तो 12-13% के CAGR पर कैलकुलेट करके चलूँगा और शायद ये एक फेयर एक्सपेक्टेशन रहेगी। अगर इससे ऊपर रिटर्न मिले तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि लंबी अवधि में 12-13% रिटर्न तो मिल जाएंगे। लेकिन यदि मैं 25% के रिटर्न्स पर कैलकुलेशन करूं और रिटर्न्स कम होंगे तो फिर इससे निराशा होगी और फिर शायद जिस हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लान अचीव भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं 25% के CAGR पर कैलकुलेट नहीं करूंगा, कैलकुलेशन 12% के हिसाब से यहाँ पर करके आपको बताऊंगा कि आप अपने गोल के कितने
नज़दीक हैं और क्या आपको आगे करना चाहिए। तो आपके पोर्टफोलियो की भी वैल्यू है 4,20,000 की और 16,500 की आप SIP कर रहे हैं। 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं यदि मैं, तो आपका लमसम पैसा बढ़कर हो जाएगा करीब करीब 1,12,00,000 रुपये, और प्लस जो आप SIP करेंगे स्टेप अप के साथ में वो करीब 11,46,64,000, तो दोनों मिलाकर करीब 12.59 करोड़ 12 करोड़ 59 लाख रुपीज़ यहाँ पर इकट्ठा होने की संभावना है। और यदि रिटर्न्स आपके 13% से थोड़ा ज़्यादा होते हैं तो आप 15 करोड़ भी अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यदि आप बात कर रहे हैं कि अगले 29 ईयर्स की, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि करीब करीब आप 15 करोड़ रुपये जो आपका लक्ष्य है उतना हासिल कर पाएंगे। फिर भी हो सके तो अपने इन्वेस्टमेंट को और भी आप बढ़ाते रहें। जब जब मार्केट में गिरावट हो तब और ज़्यादा आप इसमें टॉपअप करें तो आपको और भी आसानी होगी बड़ी पूंजी जुटाने में। अब बात करते हैं स्कीम्स की, तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में स्कीम्स ज़्यादा हैं और मिड कैप में एक्सपोजर आपका कम है। हो सके तो एक्सिस क्वांट फंड से आप निकल जाएं और उसकी जगह पर आप मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ा लें। बाकी सभी फंड्स आपके अच्छे हैं, इसके लिए मैं आपको फंड्स बंद करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, हालांकि ज़्यादा हैं, बट क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, समय के साथ यदि किसी फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तब वहाँ से आप एग्जिट कर लेना। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट इस वक्त पर आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो मैंने कहा कि एक्सेस क्वांट फंड जो है वहाँ से आप निकल कर मिड कैप फंड में एक्सपोजर बढ़ा लीजिए। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है सचिन ने। सचिन, आपने बताया है कि आप 36,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं और अपने साथ में कहा है कि 40,000 रुपीज़ पर मंथ आप इसे बढ़ाकर करना चाहते हैं। स्कीम कौन कौन सी आपके पास में? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में 5,000, मीरे एसेट लार्ज कैप में 5,000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड होगा, लार्ज एंड स्मॉल कैप फंड नहीं है, 5,000, मीरे एसेट मिड कैप फंड में 1,500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 5,000, क्वांट एक्टिव फंड में 5,000, HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड में 1,500 और SBI ब्लू चिप फंड में 1,500, DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड में 1,500। फंड्स आपके पोर्टफोलियो में सभी अच्छे हैं, लेकिन जब तक ये पता नहीं हो कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि किन फंड से आप निकलें और कहाँ पर बने रहें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इक्विटी में एलोकेशन कम होगा तो ये आपके पोर्टफोलियो रिस्क को कम करेगा। लॉन्ग टर्म में यदि इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो इससे अच्छे रिटर्न्स मिलने की और वेल्थ क्रिएशन की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि इक्विटी में शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जोखिम कम हो जाता है और अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रहती है। तो इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो बहुत ज़रूरी है ये बात तय करने के लिए कि किस तरह के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पोस्ट करें जहां पर आप बताएं कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका कितना है और साथ ही आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, किस लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ताकि मैं आपको इस सवाल का उत्तर बेहतर ढंग से दे सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है जिन सवालों के उत्तर मैंने आपको आज दिए वो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से आप अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें और मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।